मेरा नाम रमेश है। मेरी अपनी खुद की दुकान थी। मेरा कारोबार अच्छा चल रहा था। घर में मैं और मेरी पत्नी रहते थे। मेरे दोनों लड़के बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। मेरी पत्नी सुषमा अक्सर बच्चों के पास जाकर बीच बीच में हो आती थी। वह कभी कभी 1 महीने तक उनके साथ रुकती थी। मैं अपने कारोबार की वजह से बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता था, इसलिए पत्नी को ही भेज देता था। घर में काम करने के लिए एक नौकरानी लगा रखी थी। उसकी उम्र करीब 50-55 के आसपास होगी। उसका नाम मीरा था। वह शहर के पास एक खोली में रहती थी। शहर में तो वैसे ही घर में काम करने वाली बाई मुश्किल से मिलती है। ऊपर से मीरा जैसी नेक और ईमानदार बाई का मिलना तो किसी चमत्कार जैसा ही था। यही वजह थी कि हम उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और उसकी छोटी मोटी मांग तुरंत मान लेते थे। जब भी सुषमा अपने बेटों के पास जाती, मीरा की जिम्मेदारियां बढ़ जाती। ऐसे में उसे घर का काम करने के अलावा मेरे लिए खाना भी बनाना पड़ता, पर मीरा खुशी खुशी यह जिम्मेदारी संभालती। मैं और सुषमा भी इसके बदले उसे छोटे मोटे तोहफे और नगद पैसे देते रहते थे। एक दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे। शहर की बत्तियां जल उठी थी। तभी एक टैक्सी उस गली के मुहाने पर आकर रुकी। टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और उसमें से तकरीबन 22 साल की एक खूबसूरत लड़की उतरी। शर्ट और जीन्स में सजी वह दरमियाने कद की एक सुगठित बदन वाली लड़की थी। टैक्सी की दूसरी ओर का दरवाजा खोलकर तकरीबन 25 साला एक हैंडसम नौजवान निकला। उस नौजवान ने टैक्सी का किराया चुकाया और जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो वे दोनों गली में दाखिल हो गए। मीरा थोड़ी देर पहले अपने काम से लौटी थी और अब खोली में ही परी चारपाई पर लेटकर अपनी कमर सीधी कर रही थी। बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा देर तक काम करने पर उसकी कमर अकड़ जाती थी और ऐसे में उसके लिए खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता था। अचानक किसी ने उसकी खोली का दरवाजा खटखटाया। पहले तो वह चौंकी, फिर उठकर दरवाजा खोल दिया, पर दरवाजा खोलते ही उसकी आंखों में हैरानी के भाव उभरे। दरवाजे पर 2 अनजान लोग खड़े थे। किससे मिलना है आपको? मीरा उन्हें गहरी नजरों से देखते हुए बोली। क्या आप मीरा हैं? लड़की ने पूछा। हाँ, मीरा बोली। फिर तो हमें आपसे ही मिलना है, पर मैंने तो आप लोगों को पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? मेरा नाम नेहा है और ये विजय। जहाँ तक आपका हमें पहचानने का सवाल है तो इसके पहले हम मिले ही नहीं। फिर आज क्या हमें सारी बातें ही दरवाजे पर ही बतलानी पड़ेंगी? आइए अंदर आ जाइए, मीरा झेपते हुए बोली। अंदर मीरा ने उन्हें चारपाई पर बिठाया, फिर खोली का दरवाजा बंद कर उनके पास खोली के फर्श पर ही बैठ गई। आप भी चारपाई पर बैठिए, उसे फर्श पर बैठता देख लड़की बोली। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, मीरा बोली। आप बोलिए, आपको मुझसे क्या काम है? काम तो है, वह भी बहुत जरूरी। पहली बार लड़के ने मुंह खोला। पर इसके पहले हम आपको यह बता दें कि हमें आपके बारे में सब कुछ मालूम है। आप किन किन लोगों के पास काम करती हैं और उनसे आपको क्या पगार मिलती है। यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, पर उसके पहले आप हमारे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन से सवाल का? मीरा, आपका शरीर जब तक ठीक है आप लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा कर लेती हैं, पर जिस दिन आपका शरीर थक जाएगा उस दिन आप क्या करेंगी? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरा मतलब यह है, क्या आप अपने काम से इतना पैसा कमा लेती हैं कि अपना बुढ़ापा सही ढंग से बिता सकें? मीरा के चेहरे पर परेशानी के भाव उभरे। पिछले कई दिनों से वह भी यही बात सोच रही थी। आप चुप क्यों हैं? मीरा को खामोश देख लड़का बोला। मुझे अपने काम से जो पैसा मिलता है वह खाने पहनने और खोली का किराया देने में ही खर्च हो जाता है। मैं लाख कोशिश करती हूँ कि हर महीने कुछ पैसे बचा लूँ ताकि बुढ़ापे में काम आए, पर बचा नहीं पाती और कभी बचा भी नहीं पाएंगी।
क्योंकि शहर में हर चीज इतनी महंगी है कि मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान कुछ बचा ही नहीं सकता। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, मीरा एक ठंडी आह भरकर बोली। पर क्या किया जा सकता है? हम औरों के लिए तो नहीं, पर आपके लिए इतना जरूर कह सकते हैं कि बहुत कुछ किया जा सकता है। कौन करेगा मेरे लिए, और क्यों? यहाँ कोई दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। अपना भविष्य संवारने के लिए इंसान को खुद ही कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपना बुढ़ापा संवारना चाहती हैं तो आपको ही इसकी कोशिश करनी होगी। पर क्या? पहले आप यहाँ बतलाइए कि क्या आप अपने भविष्य के लिए कुछ पैसे जोड़ना चाहती हैं? भला कौन नहीं चाहेगा। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हम आपको पूरे 50,000 रुपये देंगे। 50,000? मीरा हैरान होकर बोली। हाँ, पूरे 50,000। इसके बदले मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, लड़के के बदले लड़की बोली। आपको सिर्फ 1 महीने के लिए मुझे रमेश के घर बतौर नौकरानी रखवाना होगा, वहाँ भी तब जब वहाँ घर में अकेला हो। पर क्यों? तुम 50,000 रुपये कमाना चाहती हो? हाँ, तो फिर वहाँ करो जो हम चाहते हैं। लेकिन तुम बताओ नौकरानी, वहाँ 1 महीने रहकर करना क्या चाहती हो? कुछ ना कुछ तो करूँगी ही, पर यह बात हम तुम्हें नहीं बताएंगे। मीरा खामोश हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंचाई थी। 50,000 रुपये की बात सुनकर उसके मन में लालच की भावना जाग उठी थी, पर दूसरी ओर वह उन लोगों की तरफ से दुखी भी थी। न जाने वे रमेश के साथ क्या करना चाहते थे। अब तुम क्या सोचने लगी? मीरा को खामोश देख लड़की बोली। पर तुम कहीं से भी काम वाली बाई नहीं लगती हो। मीरा लड़की को सिर से पैर तक देखते हुए बोली। यह हमारी सिरदर्दी है। तुम यहाँ बताओ कि तुम यहाँ काम कर सकती हो या नहीं? तुम्हारा इरादा रमेश जी को कोई नुकसान पहुँचाना तो नहीं? बिल्कुल नहीं। फिर ठीक है, मीरा बोली। पर पैसे? उस दिन तुम्हें पैसे मिल जाएंगे जिस दिन तुम मुझे बताओ नौकरानी रमेश के घर रखवा दोगी। अरे मीरा, तुम? मीरा ने नेहा के साथ जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा, मैं बोला, पूरे 3 दिन कहाँ रही? तुम सोच भी नहीं सकती कि इन 3 दिनों में मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी। तुम्हें तो मालूम ही है कि तुम्हारी मालकिन आजकल बेटों के पास गई हैं। मालूम है मालिक, मीरा अपने चेहरे पर दर्द का भाव लाती हुई बोली। पीठ दर्द से मेरा उठना बैठना मुश्किल है। डॉक्टर को दिखाया तो दवाओं के साथ साथ पूरे 1 महीने तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। 1 महीना? पर आप फिक्र न करें, आपको इस दरमियान कोई तकलीफ ना होगी। मीरा नेहा को आगे करते हुए बोली, यह मेरी भतीजी नेहा है। जब तक मैं नहीं आती यही आपके घर का सारा काम करेगी। मैंने नेहा पर एक गहरी नज़र डाली। खूबसूरत और जवान नेहा को देख मेरी आंखों में एक अनोखी चमक जागी। इसे सब कुछ समझा दिया है ना? मैंने पूछा। जी मालिक। नेहा मेरे घर काम करने आने लगी थी। उसे यहाँ पर काम करते हुए 10 दिन बीत गए थे। इस बीच उसने बड़ी मेहनत और लगन से मेरे घर का काम किया था और मेरी सुख सुविधा का बेहतर ख्याल रखा था। उसके इस बर्ताव से मैं बहुत खुश हुआ था। मैं नेहा के साथ बड़ा ही कोमल और अपनापन बर्ताव करता था। सच तो यह था कि नेहा की खूबसूरती और जवानी ने मेरे अधेड़ बदन में एक नई उमंग जगा दी थी और मुझे नेहा के साथ मिलने से एक अजीब खुशी मिलती थी। एक दिन शाम के तकरीबन 7 बजे थे। मैं अपने बेडरूम में पलंग पर बैठा था। नेहा घुटने के बल झुकी मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। ऐसे में उसके भारी और गोरे उभारों का ज्यादातर भाग उसके ब्लाउज से बाहर झांक रहा था। मेरी निगाहें रह रहकर उसके इन कयामाती उभारों की ओर उठ जाया करती थी और जब भी ऐसा होता मेरे तन बदन में एक हलचल सी मच जाती थी। नेहा कहने को तो काम कर रही थी, पर उसका पूरा ध्यान मेरी हरकतों पर था। मेरी नज़रों का भाव समझकर वह मन ही मन खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह जल्द ही मुझको अपने शीशे में उतार लेगी और ऐसा होते ही अपना उल्लू सीधा कर यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी।
नेहा सफाई का काम कर खड़ी हुई और ऐसा होते ही मेरे नज़रों से वह नज़ारा गायब हो गया। इसके बावजूद मेरे बदन में जो कामनाओं की आग भड़की थी उसने मुझे हिला दिया था। मैं पलंग से उतरा, फिर आगे बढ़कर नेहा को अपनी बाहों में भर लिया। मेरी इस हरकत से नेहा चौंकी, फिर बाहों में कसमसाते हुए बोली, या क्या कर रहे हैं साहब? नेहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं जोश से कांपती आवाज़ में बोला। तुम्हारी इस खूबसूरती ने मेरे तन बदन में आग लगा दी है। तुमसे लिपटकर मैं अपने तन की इसी आग को बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह गलत है। कुछ गलत नहीं। मैं उसे बुरी तरह चूमते सहलाते हुए बोला। मन ही मन मुस्कुराती नेहा कुछ देर तक मेरी बाहों से छूटने का नाटक करती रही, फिर अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। ऐसा होते ही मैंने उसे उठाकर पलंग पर डाला, फिर उस पर सवार हो गया। भावनाओं का तूफान जब गुजर गया तो नेहा रोते हुए बोली, यह आपने क्या किया? मुझे तो बर्बाद कर दिया। पल भर तक तो मेरे मुंह से बोल न फूटे। फिर मैं शर्मिंदा होकर बोला, नेहा, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने आपे में नहीं था। जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है। प्लीज यह बात मीरा को ना बतलाना। आपने मेरा सब कुछ लूट लिया और अब कह रहे हैं कि बुआ से यह बात न कहूँ। मैं तुम्हें इसकी कीमत देने को तैयार हूँ। कीमत? नेहा ने गुस्से वाली निगाहों से मुझको देखा। बदले में मैंने तकिए के नीचे से चाबियों का गुच्छा निकाला, फिर कमरे में रखी अलमारी की ओर बढ़ गया। ऐसा होते ही नेहा के होठों पर सातिराना मुस्कान रेंग उठी, पर जैसे ही मैंने सब खोली उसकी निगाहें उस पर जम गई। अलमारी बड़े नोटों और गहनों से भरी थी। मैं नेहा के करीब आया और तकरीबन जबरदस्ती नोट की गड्डी उसके हाथ पर रखते हुए बोला, प्लीज मीरा को कुछ न बतलाना। नेहा मुझे पल भर घूरती रही, फिर अपने कपड़े ठीक करने के बाद उन नोटों की गड्डी ब्लाउज में रखते हुए कमरे से निकल गई। उस रात मैं पूरी रात ढंग से सो न सका। मुझे यह बात परेशान करती रही कि कहीं नेहा मेरी करतूत मीरा को न बतला दे। अगर ऐसा हो गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने वाला था। पर दूसरे दिन मुझे तब हैरानी और खुशी का झटका लगा जब नेहा हमेशा की तरह काम पर लौट आई। वह बिल्कुल सामान्य थी और उसे देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता था कि उसके साथ कुछ ऐसा वैसा घटा है। जब 4 दिन तक सब कुछ ठीक रहा तो छठे दिन रात को मैंने नेहा को हिम्मत करके एक बार फिर अपनी बाहों में समेट लिया। यह क्या कर रहे हैं आप? नेहा चौंकने का नाटक करते हुए बोली। आपने वादा किया था कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं क्या करूं नेहा? मैं कांपती आवाज में बोला। तुम्हारे हुस्न और जवानी ने मुझे ऐसा पागल किया है कि मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। प्लीज मुझे रोको मत, मुझे मेरी प्यास बुझा लेने दो। नेहा ने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया। अगले ही पल हम दोनों के बदन एक दूसरे से चिपक कर पलंग पर अटखेलियां कर रहे थे। इस बार नेहा भी पूरे जोश के साथ मेरा साथ दे रही थी। नेहा ने चालाकी से मुझको अपने हुस्न जाल में फांस लिया था। जब उसे यकीन हो गया कि शिकारी पूरी तरह उसके जाल में फंस गया है, तो एक रात उसने मेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाई और मेरी पूरी अलमारी खाली कर रफूचक्कर हो गई। मुझको जब सवेरे होश आया और मैंने अपनी अलमारी देखी तो सिर पीट लिया। लोक लाज के डर से मैं पुलिस में भी इसकी शिकायत न कर सका।